हाय एवरीवन, दिस इज प्रियल स्टूडियो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट स्टोरी आज की है पटना सुपर बाजार की सीढ़ियां उतरते ही नुपुर ने पायल को देख तो चौंक पड़ी। 1 मिनट के लिए नुपुर गुस्से से लाल पीली हो गई। पायल ने पास आकर कहा, अरे नुपुर जी, आप कैसी हैं? नुपुर खामोश रही तो पायल ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे ही गलत ही समझता। नुपुर फिर से चुप रही। उसे लग रहा कि पायल सिर्फ बेशरम ही नहीं बल्कि अव्वल नंबर की चापलूस भी है। पायल ने समझाते हुए आगे कहा, नुपुर जी, मेरे मन में कई बार ये ख्याल आया कि आपसे मिलूं और सब कुछ आपको सच बता दूं, मगर सुरेश जी ने मुझे कसम देकर रोक दिया था। सुरेश का नाम सुनते ही नुपुर के तन बदन में आग लग गई। सुरेश जिसने नुपुर से प्रेम करने का नाटक किया था और उसकी भावनाओं से खेला था और बेवफाई करके चला गया था। नुपुर के जीवन में पिछले पत्र अचानक से फड़फड़ाकर खुलने लगे। वह गुस्से में लाल पीली हुई जा रही थी। पायल नुपुर का हाथ पकड़कर नीचे रेस्टोरेंट में ले गई। आइए कॉफी पीते हैं और बातें भी करेंगे। ना चाहते हुए नुपुर पायल के साथ चल दी। पायल ने कॉफी का ऑर्डर दिया और नुपुर ने अपने अतीत में खो गई। लगभग 10 साल पहले की बात है। पटना शहर उनके दिनों जैसे आधुनिक नहीं था। कमलेश प्रसाद सक्सेना का परिवार एक मध्य वर्गीय परिवार था। वे पटना हाई स्कूल में मास्टर थे। 2 बेटियां नुपुर और मनीषा, बस यही छोटा सा परिवार था। नुपुर के बीए पास करते ही मां ने उसकी शादी के लिए जिद। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कापियां कराकर उन पर हल्दी छिड़क कर तैयार कर ली गई। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों से अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी तो दूसरी ओर माँ ने टिफिन कापी कर बुआ मामी चाचियों बांट कर दिन बांटते रहे। यह विवाह तय नहीं हो पा रहा था। माँ का परेशान देखकर एक दिन जौनपुर वाली बुआ ने साफ साफ कह दिया, देखो छोटी भाभी, मैंने नुपुर के लिए जौनपुर में सारी कोशिशें कर देख ली हैं ना, पर जो भी सुनता है रंग थोड़ा दबा है, बस नाक सिकोड़ लेता है। अरे दीदी, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ, मेरी नुपुर में खोट तो निकाल दे। माँ बोल उठा, हम जानते नहीं है क्या छोटी भाभी, पर ये लोग लड़के वाले बनते हैं तब ना जाने कौन सा चश्मा लगा के 13 खोट और 26 कमियां निकालने लगते हैं। माँ और बुआ का अपना अपना राग दिन भर चलता रहता था। इसके बाद हर साल लगन आते ही मनीषा ने टिफिन उतारने और हल्दी छिड़ककर आदान प्रदान करने में लगा जाती। लगन समाप्त होने वाली थी। निराश होकर बैठ जाते। अगले साल जब फिर नया टिफिन तैयार हुआ तो उसने जाती है। कभी भी शादी तय की नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते हुए गए। नुपुर ने एक हीन भावना घर करने लगी। हर बार लड़की दिखाने की रस्म के बाद वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मलिन हो जाती। उसे गुस्सा भी आता पर ग्लानि भी होती। पापा के ललाट के सिकन और माँ की चिंता उसे अपने दुख से ज्यादा कहीं बेचैन करती थी। सिलसिला साल दर साल चलता रहा। धीरे धीरे नुपुर में एक परिवर्तन आने लगा। वह हर अपमान और अस्वीकृति के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी। मगर माँ बाप थी। आखिर एक दिन माँ ने उदास बैठे देखकर नुपुर बोली, माँ, मैंने फैसला कर लिया कि शादी नहीं करूंगी। तुम लोग मनीषा की शादी कर दो तो क्या जीवन भर कुंवारी ही बैठी रहोगी? माँ ने डांटा। तो क्या हुआ माँ, कितनी भी लड़कियां कुंवारी बैठी है, बिन ब्याही रह गई हैं। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? देखो ममता दीदी ने भी तो शादी नहीं की है। क्या हो गया उन्हें? मौज कर रही हैं। हमारे खानदान की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती। इतना कहकर माँ गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। 5 वर्ष बीत गए। नुपुर ने एमए करके मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी। कॉलेज में पढ़ाने में भी वह अपने व्यस्त रहती थी। नुपुर अक्सर सोचा करती थी, ये कैसा विवंजना है, कुदरत की क्या आकर्षण होने वाली वजह है कि उसके साथ साथ पूरे परिवार में पीड़ा। वह कुदरत ने अपने प्रति हुई नाइंसाफी के लिए बहुत कोसती थी। वह सोचती थी कि आखिर उसका कसूर क्या है। शादी के समय लड़की के गुणों के रूप में आवरण में लपेट कर न जाने कहाँ फेंक दिया जाता है। एक दिन पापा ने जब मोहन बाबू से रिश्ते की बात चलाई तो माँ सुनते ही आग बबूला हो गई। आप सठिया तो नहीं गए हैं? मोहन अपनी नुपुर से 14 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बूढ़ा बैल? पापा ने मोहन बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और कई भी चीजों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस नहीं हुई। एक दिन नुपुर अपने कॉलेज में घर लौटी तो उसे देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बात कर रहा था। वह उसे पहचाने पाने विवश थी। तभी उसे पापा ने परिचय कराते हुए कहा, मेरी बेटी बड़ी नुपुर यही मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर है और आप शोभा के देवर सुरेश हैं। नुपुर ने यह सब देखा तो बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसके साथ
जोड़े में उत्तर में नुपुर ने नमस्ते किया, फिर वह अंदर चली गई। सुरेश अक्सर नुपुर के घर आने जाने लगा। बातचीत करने में माहिर सुरेश बहुत जल्दी घर में सभी सदस्यों का पापा ने राजनीति में बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। मनीषा को चिढ़ाता भी तो आत्मयी मनीषा को हर विषय में सुरेश की सलाह जरूर समझती थी। कई बार ये मम्मी पापा उसे झिझक भी देते उसे, जिसे सुरेश ने हंस कर टाल देता था। सुरेश स्वभाव से एक आजाद ख्याल का व्यक्ति था। वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान, प्रेम संबंधों वाला नुपुर से चर्चा करता था। तब भी उसकी बुद्धिमत्ता की 211 बरबस की सराहना करने में उसकी की चाहता था। उसकी आवाज में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने बहा कर ले जाने में सक्षम था। सुरेश नुपुर को कुचित जीवन में हवा के ताजा झोंके की तरह आया। नुपुर के धीरे धीरे सुरेश का साथ अच्छे लगने लगा। तब तक नुपुर ने अपने को दबाकर मार मरने की जीने की कला सीख ली थी, मगर उसे सुरेश का अस्तित्व उसने मनोभाव पर हावी होने लगा था और नुपुर अपनी भावनाओं से अंकुश होने लगी थी। अंजाम सोचकर वह भय से कांप उठती थी, क्योंकि प्रेम की राहें में इतनी सक्रिय होती है कि इनमें वापस लौट कर आने की गुंजाइश नहीं होती है। नारी को एक प्राकृतिक उपहार प्राप्त है कि वह पुरुष के मन की बातें बगैर कहे ही जान लेती है। इसलिए नुपुर को सुरेश का सुझाव भापने में देर नहीं लगी। आखिर एक दिन इन अप्रत्यक्ष भावनाओं को शब्द भी मिल गए। सुरेश ने अपने प्रेम का इजहार कह दिया। प्रतीक्षा रूप नुपुर का रोम रोम पुलकित हो उठा। नुपुर ने उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। अपने हृदय में जिस कोने में वह मन तक टटोलने से डरती थी, अब उसे उड़खेड़ कर निकालने का इच्छुक हो उठी थी। नुपुर हमेशा सुरेश की यादों में खोई रहती थी। हमेशा खामोश नीरस रहने वाली नुपुर अब गुनगुनाती मुस्कुराती दिखाई देने लगी थी। नुपुर ने एक दिन माँ को सब कुछ बता दिया। माँ को तो सुरेश पसंद ही था और खुश हो गई। पापा भी उसे पसंद करते थे। आखिर एक दिन पापा ने सुरेश से उसके पिताजी से पता मांग लिया था। वहां जाकर शादी की बात करना चाहते थे। सुरेश ने बताया कि अगले महीने उसके पिताजी पटना आ रहे हैं, यही बात कर लीजिएगा। 3 महीने बीत गए, सुरेश के पिताजी नहीं आए। सुरेश ने धीरे धीरे आना जाना बहुत कम कर दिया। एक सप्ताह तक सुरेश नुपुर से नहीं मिला तो वह सीधे ही ऑफिस जा पहुंची। वहां पर नुपुर सीधे सुरेश के घर जा पहुंची और दरवाजा खटखटाया। सुरेश ने भी दरवाजा खोला। अरे नुपुर, तुम आ जाओ अंदर, यहाँ क्या मजाक है? सुरेश, तुम एक सप्ताह से मिले नहीं। और नुपुर गुस्से में कुछ और कहती कि उसके सामने बालकनी में एक लड़की को देखा तो अचानक चुप हो गई। सुरेश ने चौंकते हुए कहा, अरे परिचय कराना तो भूल ही गए। आप नुपुर जी हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड है। आप पायल हैं, मेरी गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि नुपुर कुछ पूछती, सुरेश ने थोड़ा झेपते हुए कहा, बहुत जल्दी ही पायल बनने वाली है। अरे पायल, नुपुर को चाय नहीं पिलाओगी? नुपुर को मानो काटो तो खून नहीं। उसे ये सब अजीब लग रहा था। उसका मन करता कि सुरेश का झकझोर कर पूछे कि आखिर ये सब क्या कर रहे हो। पायल रसोई में गई तो नुपुर की आंखों में गुस्सा जताते हुए कहा, सुरेश प्लीज, मजाक का भी कोई सीमा होती है। ये क्या है जो मुंह में आया बक दिया? ये मजाक नहीं है, सच है। नुपुर ने हम दोनों की शादी करने वाले हैं। सुरेश ने बेझिझक कहा। नुपुर को लगा कि मानो वह फपक कर रो पड़ेगी। वो झटके से उठी और बाहर चली गई। वहां कैसे घर पहुंची उसे होश भी नहीं था। घर पहुंचकर देखा कि सामने माँ बैठी थी। वह अपने आप में रोकते रोकते माँ से लिपट कर फपक कर रो पड़ी। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, पूछा। वह जानती थी कि रोने से मन हल्का होता है। इस घटना से नुपुर को बहुत बड़ा आघात लगा। वह इस बेवफाई की वजह से जानना चाहती थी, पर उसका अहम पूछने को इजाजत नहीं दे रहा था। नुपुर एक समझदार लड़की थी, इसलिए सप्ताह भर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया था। वह फिर से शांत और खामोश रहने लगी थी। धीरे धीरे सुरेश के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। उधर सुरेश ने भी अपना तबादला रांची करवा लिया था और नुपुर से दूर चला गया था। इस समूची घटना से पूरे परिवार में सबसे ज्यादा आहत नुपुर के पापा थे। ऐसा लगता था कि जैसे उसे मौत ने जिंदगी से परास्त उन्हें काफी पीछे ढकेल दिया हो। मनीषा भी इन दिनों नुपुर को कुछ ज्यादा ही ख्याल करने लगी थी। माँ की डांट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। नुपुर को लग रहा था कि वह आजकल सहानुभूति की पात्र बन चुकी है। एहसास उसे सुरेश की बेवफाई कहीं ज्यादा ही आहत करता था। एक दिन नुपुर ने पापा से मोहन बाबू के साथ रिश्ते की स्वीकृति दे दी। नुपुर की शादी हो गई। मोहन बाबू के साथ एडजस्ट होने में नुपुर को तनिक भी परेशानी महसूस नहीं हुई। नुपुर ने पूरे परिवार को दिल जीत लिया था। आज शादी को 4 साल बीत गए थे, मगर नुपुर को पता है कि उसके लिए जीवन मात्र एक नाटक का मंच बनकर रह गया था। नुपुर की पत्नी एक बहू, एक प्रोफेसर, एक मां बनकर तो जी रही थी, मगर सुरेश ने उसके अभावनीय तिरस्कार में इतनी आहट हुई थी कि उसे पुरुष शब्द से नफरत हो गई थी। यही वजह है कि मोहन बाबू के प्रति आज तक उसकी पूरी समर्पित नहीं हो पाई। वह काफी लेकर मेज पर बैठी थी, तभी अचानक नुपुर की तंद्रा टूटी। उससे पहले कि पायल से कुछ पूछती कि एक पुरुष ने आवाज पीछे से लगाई, ओह पायल, तुम यहाँ बैठी हो? अरे मैंने सारा सुपरमार्केट छान मारा, ये मेरे पति है हरेंद्र। पायल ने परिचय कराया, और यह मेरे मित्र नुपुर। हेलो।
बड़े सलीके से अभिवादन करता हुआ हरेंद्र बोला, अच्छा आप लोग बैठो, मैं सामने से पैकिंग करवा कर आता हूँ, और सामने वाली दुकान पर चला गया। तुम चौंक गई ना पायल? पायल ने मुस्कुराते हुए नुपुर से कहा, तो तुम्हें भी सुरेश ने धोखा दे दिया? इतना गिरा हुआ इंसान निकला हुआ है। नहीं नुपुर, सुरेश जी बेहद नेक इंसान है। उस दिन तुम देखा हुआ सब नाटक था। वो क्या कह रही थी तुम? नुपुर लगभग चीख उठी थी। पायल नुपुर को हकीकत बयां करने लगी। सुरेश मुझे ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक दिन सुरेश को परेशान देखकर मैंने कारण पूछा। पहले तो दिन सुरेश बात को टालता रहा, फिर उसने मुझे सारी घटी तुम्हारी प्रेम कहानी मुझे सुनाई। मेरी बड़ी बहन शोभा ने पटना आते ही वक्त उसे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बता दिया था। तुम हीन भावना की शिकार हो। मनोवैज्ञानिक विद्यार्थी होने के नाते सुरेश को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि तुम्हारा इस हीन भावना से उबारने का क्या उपाय हो सकता है। पहले तो सुरेश ने तुम्हारे मन में दबे हुए आत्मविश्वास को धीरे धीरे जगाया, जिसके लिए तुम प्रेम से नाटक करना जरूरी था। लेकिन इस नाटक का फायदा नुपुर आगे जानने के लिए जिज्ञासु थी, इसलिए तुम मोहन बाबू से विवाह कर लो। लेकिन तुम और सुरेश भी तो शादी करने वाले थे। उस दिन सुरेश ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह भी तो सुरेश के नाटक का एक अंश था। पायल ने कॉफी का प्याला उठाकर एक घूंट भरते हुए आगे कहा, नुपुर मैं भी तुम्हारी तरह उनकी एक शिकार हूँ। मैं राकेश से प्रेम करती थी। राकेश के किसी और लड़की से शादी कर ली तो इतना मैं आहत हुई कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। डॉक्टरों ने मुझे मानसिक आघात का पहला चरण बताया। उन्हें पिताजी सुरेश भी मिल गए और मुझे सुरेश की अपनी चतुराई उसे कुंठा से बाहर निकला और जिंदगी से प्रेम करना सिखाया। उन दिनों सुरेश से मैं प्रभावित होकर प्रेम करने लगी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी शालीनता से बड़े प्यार से मुझे समझाया कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लड़कियों के दिलों में खेलने वाले लोग भला शादी क्यों करने लगे? नुपुर बोल पड़ी। नहीं नुपुर नहीं, बीच में ही बात काट कर पायल ने कहा, उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी, पर अब मैं वह कसम तोड़ रही हूँ। आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। सुरेश जी को गलत मत समझो, उन्होंने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया। असल सुरेश जी इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी जिंदगी में मौत के दरवाजे पर एक दस्तक दे रही थी। सुरेश को ब्लड कैंसर था। मौन खामोश नुपुर की आंखों में आंसू बंद कर टपक पड़े। रुमाल में आंखें पोंछते हुए नुपुर ने भरे गले से पूछा, अब वो कहाँ है? पता नहीं। जाते वक्त ने लाख पूछा, वह मुस्कुराकर टाल गए। पायल ने एक पल रुककर फिर कहा, सुरेश जी जहाँ भी होंगे। पायल तो चली गई, पर नुपुर को लग रहा था कि अगर आज वो पायल नहीं मिलती तो जीवन भर वे सुरेश के बारे में हीन भावनाएं को लेकर जीती रहती। सुरेश जैसे विरल ही होते हैं, वह अपनी नेक नामी की बड़ी चढ़ाकर परोपकार करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।